नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और श्रोताओं तमाम खेल खबरों पे हमारे साथ विस्तार से चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मोना पारसारथी। मोना जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। सभी श्रोताओं को नमस्कार। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। डायमंड लीग प्रतियोगिता का आगाज आज से कतर के दोहा में। सबकी नजरें भारत के 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा पर। सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भारत और मालदीव का मुकाबला जारी। बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के आगामी इंग्लैंड दौरे के लिए टीम की घोषणा की और इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल क्रिकेट के शेष मैचों कल से फिर से शुरू होंगे। डायमंड लीग प्रतियोगिता का आगाज आज से कतर के दोहा में होने जा रहा है। इसमें सबकी नजरें भारत के स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा पे होंगी। पहले सुनते हैं एक विस्तृत रिपोर्ट। 2 बार के भारतीय ओलंपिक पदक विजेता और भाला फेंक में मौजूदा विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा आज डायमंड लीग में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। इस टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन कर उनकी नजरें इस साल के आखिर में होने वाली विश्व चैंपियनशिप में खिताब बरकरार रखने पर लगी होंगी। नीरज का सामना 2 बार के विश्व चैंपियन और 2024 ओलंपिक कांस्य पदक विजेता ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स, चेक गणराज्य के याकूब वादलेच, जर्मनी के जूलियन वेबर और मैक्स डेहनिंग, कीनिया के जूलियस येगो और जापान के रॉड्रिक जेंकी डीन से होगा। पेरिस ओलंपिक 2024 के स्वर्ण पदक विजेता पाकिस्तान के अरशद नदीम इसमें भाग नहीं ले रहे हैं। नीरज ने 2023 में डायमंड लीग का खिताब जीता था और 2024 में वो मात्र 2 सेंटीमीटर के अंतर से दूसरे स्थान पर रहे थे। नीरज का सर्वश्रेष्ठ निजी प्रदर्शन 89.94 मीटर है। सभी की नजरें इस बात पर होंगी कि क्या नीरज आज 90 मीटर की बाधा को पार कर पाएंगे। एशियाई खेलों के रजत पदक विजेता भारत के किशोर जेना भी भाला फेंक में भारतीय चुनौती रखेंगे। जेना का सर्वश्रेष्ठ निजी प्रदर्शन 87.54 मीटर है। वो पिछली बार यहां 76.31 मीटर का थ्रो लगाकर 9वें स्थान पर रहे थे। राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी पारुल चौधरी महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपल चेज और गुलवीर सिंह पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में आज मैदान में उतरेंगे। पारुल का लक्ष्य पिछले वर्ष डायमंड लीग के यूजीन चरण में 16वें स्थान पर रहने के अपने प्रदर्शन को पीछे छोड़ नई शुरुआत करने पर होगा। वहीं गुलवीर सिंह पहली बार डायमंड लीग चरण में कदम रखने के लिए तैयार हैं। ये डायमंड लीग मीट में खेलने वाला सबसे बड़ा भारतीय दल है। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन। तो मोना जी, यहीं से शुरू करते हैं। हमने हाल ही में नीरज चोपड़ा का एक वीडियो भी देखा। तकनीक में कुछ बदलाव किए हैं नए कोच के साथ, जब से जलंजी को उन्होंने ज्वाइन किया है। कितना अहम होने वाला है उनके लिए टूर्नामेंट? जी, बहुत ही महत्वपूर्ण टूर्नामेंट है। और जो पिछले साल पूरा साल हमने देखा कि ओलंपिक के दौरान भी ग्रोइन की समस्या, चोट से लगातार जूझते आए थे। कुछ उनको थ्रो फेंकते समय परेशानी हो रही थी, जो बाद में उन्होंने बोला भी कि उसका ट्रीटमेंट कराएंगे ओलंपिक के बाद। और अब वो बिल्कुल फिट नजर आ रहे हैं। और लगता है कि जो बार बार जिस टूर्नामेंट में नीरज जाते हैं, हर बार ये बात उठती है कि 90 मीटर का बैरियर वो कब पार करेंगे। तो इस बार उनके पास ये बहुत ही सुनहरा मौका है। लगातार अभ्यास कर रहे हैं बाहर। हालांकि यहाँ बेंगलुरु में नीरज चोपड़ा क्लासिक के लिए उनको आना था, लेकिन जिन कारणों से वो स्थगित हो गया। तो अभी लाइनअप है, यूरोप में बहुत सारे टूर्नामेंट उन्हें खेलने हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि 90 मीटर इसी टूर्नामेंट के जरिए, यहां पर पिछले बार दूसरे स्थान पर रहे भी थे, 89.94 तक पहुंच चुके हैं। बस थोड़ा सा फासला है। और जो उनके नए कोच हैं जान जेलेंजी, आपको पता ही होगा कि 98 से ऊपर का थ्रो फेंक चुके हैं, रिकॉर्ड है उनके नाम पर। और कई सारे पदक ओलंपिक विश्व चैंपियनशिप के जीत चुके हैं। तो निश्चित तौर पर जब नया कोच आए हैं तो उन्होंने कुछ ना कुछ उनको नया सिखाया ही होगा। और यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांग फील्ड है, लेकिन वही नाम है जो हमेशा नीरज के आसपास प्रतिद्वंदी होते हैं, चाहे वो ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स हो, जर्मनी के जूलियन वेबर हो या चेक गणराज्य के याकूब वादलेज हो। लेकिन यहाँ एक जो नया नाम आया है मैक्स डेहनिंग का, जर्मनी के, बहुत ही कम उम्र के हैं और 90 मीटर का बैरियर ऑलरेडी पार कर चुके हैं। तो यहाँ पर नीरज के लिए बहुत तगड़ी एक फील्ड इंतजार कर रही है। लेकिन जो प्रदर्शन में निरंतरता है वो नीरज की खासियत रही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर जो सबसे वास्तविक दावेदार है टॉप 3 में रहने के, वो नीरज चोपड़ा है। किशोर जेना ने एशियन गेम्स में रजत पदक लिया था, लेकिन यहाँ पर पिछली बार वो 76 का ही फेंक पाए थे थ्रो और 9वें स्थान पर रहे थे। और लगातार उनके प्रदर्शन में गिरावट आई है। तो उनके लिए भी ये एक
वापसी का मंच हो सकता है, क्योंकि डायमंड लीग बहुत ही प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है और यहाँ आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो निश्चित तौर पर एक अलग आपकी पहचान बनती है। और बाकी स्टीपल चेस की बात करें तो पारुल चौधरी और गुलवीर सिंह तो बिल्कुल नए हैं, पहला ही डायमंड लीग है उनका। पारुल चौधरी राष्ट्रीय चैंपियन रह चुकी हैं, लेकिन फिर मैं कह रही हूं कि इस स्तर पर जो प्रदर्शन है वहां पर निरंतरता बहुत जरूरी है प्रदर्शन में। पिछली बार 16वें स्थान पर रही थी वो यूजीन में, तो यहां उनकी नजरें जरूर होंगी कि वो टॉप 10 के आसपास पहुंचने की कोशिश करें। गुलवीर के लिए ये पहला इतना बड़ा टूर्नामेंट होने जा रहा है और इसके पहले उन्होंने रिकॉर्ड भी बनाया एशिया स्तर पे और भारत स्तर पे। कैसा अनुभव हो सकता है उनके लिए अगर हम समझना चाहें? देखिए, इतने बड़े बड़े खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में भाग लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि जो इंटरनेशनल वर्ल्ड एथलेटिक्स का कैलेंडर है उसमें सबसे प्रतिष्ठित जो टूर्नामेंट है उनमें से एक है डायमंड लीग। सभी की नजरें इस पर रहती है और चूंकि इसमें नीरज चोपड़ा के लगातार अच्छे प्रदर्शन की वजह से भारत भर में भी खेल प्रेमियों की नजरें इस पर रहने वाली है। तो ऐसे में अगर गुलवीर अच्छा मतलब टॉप 3 में आप उम्मीद नहीं कर सकते कि पहला ही डायमंड लीग खेल रहे हैं और उसमें वो शीर्ष 3 में आ जाए, लेकिन अगर वो 10 के आसपास भी कहीं रहते हैं तो उनके लिए बहुत सीखने वाला अनुभव होगा। जी बिल्कुल, बहुत सीखने वाला अनुभव होगा और भारतीय एथलेटिक्स के लिए भी बहुत अच्छा संकेत है। जैसा हमने जाना कि ये सबसे बड़ा भारतीय दल है जो इस बार जा रहा है इस टूर्नामेंट में। और अब बात करते हैं फुटबॉल की। अरुणाचल प्रदेश की यूपिया में खेले जा रहे सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भारतीय अंडर 19 टीम का मुकाबला मालदीव से जारी है। ताज़ा जानकारी मिलने तक भारत ने पहले हाफ में 2-0 की बढ़त हासिल कर ली है। सेमीफाइनल मुकाबला है, भारत 2-0 से आगे है और लगभग जीत की राह पे बढ़ रहा है। जिस तरह का मुकाबला अब तक हमने देखा, जो खेल देखा, क्या कहेंगे भारतीय परफॉर्मेंस पे? देखिए, इसको थोड़ा अगर हम कहें कि वो एक फ्रेज है ना, डेविड वर्सेस गोलियत मुकाबला जो है, भारत गत चैंपियन भी है और लगातार तीसरा सेमीफाइनल खेल रहा है। मालदीव की टीम पहली बार पहुंची है यहाँ पर, लेकिन तारीफ करनी होगी मालदीव की कि हालांकि लीग चरण में एक भी मैच वो जीत नहीं पाए बांग्लादेश भूटान से जो मुकाबले थे, लेकिन पीछे रहने के बाद गोल करके उन्होंने वापसी की और दोनों मैच जिस तरीके से ड्रॉ कराए तो यहाँ खतरा हो सकती थी मालदीव की टीम भारत के लिए। लेकिन भारत ने अच्छी शुरुआत करके खासतौर पर डैनी मैतेई जो लगातार अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे हैं, भारत को बढ़त दिलाई और हाफ टाइम तक भारत ने दुगनी बढ़त कर ली है। तो यहाँ भारत के लिए स्थिति काफी मजबूत है, क्योंकि अब इस मुकाम के बाद मालदीव के लिए वापसी करना यहाँ बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी बिल्कुल। वहीं दिन में खेले गए एक अन्य सेमीफाइनल मैच में बांग्लादेश की अंडर 19 टीम ने नेपाल को 2-1 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। प्रतियोगिता का फाइनल 18 तारीख को शाम 7 बजे खेला जाएगा। अब बांग्लादेश पहले से फाइनल में पहुंच चुका है। यदि भारत यहाँ से जीतता है तो बांग्लादेश से उसका सामना होगा। बांग्लादेश लीग में काफी संघर्ष करता दिखा। एक मुकाबला हालांकि उसने 3-0 से जीता, मालदीव के साथ उसको ड्रॉ खेलना पड़ा 2-2 से जी। और वही वो मैच था जिसमें कमबैक किया था मालदीव ने, बांग्लादेश को नाको चने चबवा दिए थे। और भारत की यदि परफॉर्मेंस देखी जाए लीग मैच में 8-0 से हराया श्रीलंका को, फिर 4-0 की जीत। कन्विंसिंगली जीते हैं भारत ने, दोनों मैच बहुत अच्छे से जीते हैं और सेमीफाइनल में भी ऑलमोस्ट फाइनल में भारत पहुंच ही चुका दिख रहा है। तो भारत को हराना बांग्लादेश के लिए बहुत ही कठिन चुनौती होगा, क्योंकि थ्रू आउट द टूर्नामेंट आप देखिए जितना आत्मविश्वास, चाहे वो आक्रमण हो चाहे वो रक्षण हो, आपको ये भी पता है कि भारत ने अभी तक एक भी गोल नहीं गंवाया है। तो भारत का डिफेंस कितना इम्पेकेबल है, कितना मजबूत है, वो इसकी गवाही देता है। प्लस गोल करने के मौके बनाए हैं, विदेशी सर्कल में बार बार हमले किए हैं, गोल भी किए हैं। तो एक टीम ऐसी है जो इतनी शानदार जीत दर्ज करके पहुंच रही है फाइनल में, और एक टीम ऐसी है जो पिछले ही मैच में संघर्ष करती नजर आई थी और कहीं ना कहीं एक गत चैंपियन से खेलने का जो साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है। और भारत ने जो अंडर 17 चैंपियनशिप में भी भारत का प्रदर्शन अच्छा रहा था पिछले साल, और इस टीम में 10 खिलाड़ी वही हैं जो उस टीम में थे। तो इन लोगों को अनुभव है कि बड़े मैचों में, बड़े टूर्नामेंटों में कैसा प्रदर्शन करना है। जी बिल्कुल, हमें उम्मीद है कि आज भारत जरूर जीतेगी और फाइनल में प्रवेश करेगी। सीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के आगामी इंग्लैंड दौरे के लिए टीमों की घोषणा कर दी है। लंबे समय से बाहर चल रही सैफाली वर्मा को T20 टीम में जगह दी गई है। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
शेफाली वर्मा को काफी समय बाद भारतीय टीम में स्थान मिला है। शेफाली ने भारत के लिए अंतिम एक दिवसीय मैच अक्टूबर 2024 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था। उन्होंने WPL 2025 की 9 पारियों में 152 से अधिक की स्ट्राइक रेट से 304 रन बनाए और वह दिल्ली कैपिटल्स के लिए इस सीजन सर्वाधिक रन बनाने वाली बल्लेबाज भी रही। हरमनप्रीत कौर दोनों प्रारूपों में टीम की कप्तानी करेंगी और स्मृति मंधाना उपकप्तान होंगी। 15 सदस्यीय T20 टीम में शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स और दीप्ति शर्मा जैसी प्रमुख खिलाड़ी शामिल हैं, जबकि विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी ऋचा घोष और यास्तिका भाटिया को सौंपी गई है। एक दिवसीय सीरीज के लिए 16 सदस्यीय टीम का चयन किया गया है, जिसमें T20 टीम के अधिकांश खिलाड़ियों को बरकरार रखा गया है, जबकि प्रतीक रावल और तेजल हसनबीस को टीम में शामिल किया गया है। 5 T20 और 3 एक दिवसीय मैच के इस दौर की शुरुआत 28 जून को ट्रेंट ब्रिज में पहले T20 मैच से होगी। वहीं पहला एक दिवसीय मैच 16 जुलाई को खेला जाएगा। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स स्कैन। बहुत संक्षिप्त में नजर डालते हैं, कितना महत्वपूर्ण होने वाला है भारतीय महिला टीम के लिए ये पूरा दौरा? काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि फुल फ्लेजेड दौरा है इंग्लैंड का, और आपको पता ही है कि भारत में वर्ल्ड कप होने वाला है महिलाओं का। उसकी तैयारी के लिए हर सीरीज यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण है। सारे टीम कॉम्पोजिशन जो तैयार करना है, टीम संयोजन, उसमें काफी मदद मिलेगी। बड़ी टीम भी चुनी है और प्रतिका रावल जो लगातार अच्छा प्रदर्शन करती आ रही है, उनको वनडे टीम में जगह मिली। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि शेफाली वर्मा की वापसी हुई है, तो जो एक फायर पावर की जरूरत है, जो एक आक्रामकता की जरूरत है T20 टीम में, वो शेफाली लेकर आएंगी क्योंकि WPL में जबरदस्त फॉर्म में थी। बिल्कुल, WPL में उन्होंने जिस तरह की फॉर्म दिखाई है दिल्ली के लिए, बहुत ज़रूरी हो जाता है उनका टीम में होना। और अब बात करते हैं इंडियन प्रीमियर लीग की, जहां से 2025 का जो शेष सत्र है वो कल से शुरू हो जाएगा। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में कल कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु आमने सामने होंगे। शाम 7:30 बजे ये मुकाबला खेला जाएगा। मोमेंटम तो ब्रेक हुआ है IPL का, बिल्कुल, और देखा हमने कि खिलाड़ियों में और टीमों में काफी बड़े बदलाव हमें इस बार देखने को मिलने वाले हैं। बिल्कुल बदलाव होंगे क्योंकि एक हफ्ते का जो ब्रेक आ गया, इसमें विदेशी खिलाड़ी अधिकांश लौट चुके हैं और मेनली ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के जो क्रिकेटर हैं, जिनको विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल अगले महीने खेलना है, और प्रायोरिटी बिल्कुल वहां यही होगी कि वो टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की तैयारी करें इस समय। तो बहुत से खिलाड़ी जैसे मिचेल स्टार्क हुए वो नहीं आ रहे हैं, तो टीमों के कंपोजिशन में बहुत असर पड़ेगा इसका, क्योंकि कई टीमों में जो स्टार खिलाड़ी थे वो लगातार जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे वो विदेशी खिलाड़ी ही थे। तो अब यहां से देखना होगा कि जो 3-4 टीमें अभी प्लेऑफ की दौड़ में बनी हुई हैं, उसमें बहुत कुछ टीमों में बहुत कम फासला है, तो यहाँ क्या उन खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी वो अंतर पैदा करती है। जी बिल्कुल, अब देखना होगा आने वाला IPL किस प्रकार से रफ्तार पकड़ता है और किस तरह जनता में उसका रोमांच देखने को मिलता है। बात करते हैं शतरंज की। रोमानिया के बुखारेस्ट में सुपरबेट क्लासिकल शतरंज टूर्नामेंट के अंतिम राउंड में पहले भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ड्रॉ खेलकर बढ़त बना ली है। उन्होंने 8वें राउंड में फिलीपींस मूल के अमेरिकी ग्रैंडमास्टर वेस्ले सो को पराजित किया। इस बीच विश्व चैंपियन डी गुकेश ने अमेरिका के लेवोन ओडिनियन को पराजित कर टूर्नामेंट में अपनी आगे की जो जर्नी है उसको बढ़ाया है। टूर्नामेंट में गुकेश की ये पहली जीत है अब तक देखा जाए। समझना चाहेंगे कितनी जरूरी था गुकेश के लिए ये वाली जीत? बहुत जरूरी था क्योंकि लगातार विश्व चैंपियन है वो, और लगातार अच्छी शुरुआत उन्हें नहीं मिली थी टूर्नामेंट में। ऑन एंड ऑफ खेल रहे थे, ड्रॉ हो रहे थे, मैच हार रहे थे, तो ये जीत बहुत जरूरी थी उनके लिए। और प्रज्ञानंदा की यहाँ तारीफ करनी होगी कि एक कंसिस्टेंसी उनके परफॉर्मेंस में नजर आई है यहाँ इस टूर्नामेंट में। वहीं भारत को कल एक और ग्रैंडमास्टर मिला। संयुक्त अरब अमीरात के अल एन में आयोजित एशियाई शतरंज चैंपियनशिप में भारतीय ग्रैंडमास्टर निहाल सीरन उपविजेता रहे। केरल के शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी ने अंतिम दौर में ईरान के बर्दिया दानेश्वर को हराया। किस तरह से हम बहुत कम में समझना चाहें तो कितनी गुड न्यूज है ये भारत के लिए? देखिए, चेस की तो भारत एक नर्सरी बन चुका है और लगातार भारत से अच्छे खिलाड़ी, ग्रैंड मास्टर, इंटरनेशनल मास्टर निकलते आ रहे हैं, और लगता है कि जिस तरीके से दबदबा है भारत का, आने वाला भविष्य भी भारतीय शतरंज के लिए बहुत उज्जवल है। जी बिल्कुल। और श्रोताओं, अब समय हो गया है आप सभी से विदा लेने का। कल इसी समय फिर मुलाकात होगी खेल जगत की तमाम खबरों के साथ। मोना जी, आप हमारे साथ स्टूडियो में आई, तमाम खेल खबरों पे हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। और श्रोताओं, इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।